नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे प्राचीन इतिहास से रिलेटेड। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। पहला क्वेश्चन है, इतिहास को जानने का सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो इतिहास को जानने का पुराना वेद है ऋग्वेद। इंडिया शब्द किस भाषा के शब्द से निकला है? तो इंडिया शब्द निकला है इंडस शब्द से निकला है। पांडुलिपियाँ प्राय किस पर लिखी जाती थी? पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी ताड़पत्रों और भुर्जपत्रों पर। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। इसको हिंदी में कहते हैं पुरालेख शास्त्र। कृषि का आरंभ लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो कृषि का आरंभ बता दो दोस्तों, 8000 वर्ष पूर्व माना जाता है। नर्मदा घाटी के लोग मुख्य रूप से क्या करते थे? नर्मदा घाटी के लोग मुख्य रूप से कुशल संग्राहक थे। गारो पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित हैं? तो गारो पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी भाग में स्थित हैं। मैं आपको बता दूं कि गारो पहाड़ियाँ आपको मेघालय, मणिपुर, इस तरफ ये इन राज्यों में मिलती हैं, तो वो उत्तर पूर्वी हिस्सा कहलाता है भारत का। मगध साम्राज्य किस नदी के दक्षिण में था? तो मगध साम्राज्य गंगा नदी के दक्षिण में था। प्राचीन काल में आम लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो प्राचीन काल में आम लोगों की भाषा थी प्राकृत भाषा थी। भीमबेटका की गुफाएं वर्तमान में किस राज्य में हैं? भीमबेटका की गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में। पुरापाषाण काल का समय क्या है? 20 लाख से 12,000 वर्ष पूर्व। मध्य पाषाण काल के पत्थरों और औजारों को क्या कहते हैं? उन्हें कहा जाता था माइक्रोलिथ। क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ। हिंदी में उसको लघु पाषाण भी कहते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो ये मिले हैं पटने, महाराष्ट्र में। मनुष्य ने सबसे पहले किस पशु को पालतू पशु बनाया है? तो ये बनाया है कुत्ते को। इसको हम जंगली पूर्वज भी कहते हैं। मेहरगढ़ में किस प्रकार के घरों के अवशेष मिले हैं? मेहरगढ़ में मिले हैं चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष। गर्तवास यानी कि गड्ढे के नीचे के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? गड्ढे के नीचे जो घर होते थे तो वो उसका साक्ष्य कहाँ मिला है? वो मिला है बुर्जहोम, कश्मीर में। चतुर्भुज आकार की बस्तियाँ कहाँ पाई गई? चतुर्भुज आकार की बस्तियाँ मेहरगढ़ में पाई गई। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? ये हुई थी 1921 में। मृतकों का टीला किसे कहा जाता था? मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ मिला है? ये भी मोहनजोदड़ो में ही मिला है दोस्तों। हड़प्पा के नगरों में जल निकासी की व्यवस्था कैसी थी? तो वहाँ पर क्या होता था? ढकी हुई नालियाँ। जो हड़प्पा सभ्यता है, कहते हैं कि बहुत विकसित सभ्यता थी, तो वहाँ पे ढकी हुई नालियों का प्रचलन था। हड़प्पावासी लाजवर्द कहाँ से मंगाते थे? तो मंगाते थे अफगानिस्तान से। तो इसका तात्पर्य यह है कि हड़प्पा के समय में भी व्यापार भी विकसित था। तांबे का आयात हड़प्पावासी कहाँ से करते थे? तो ये करते थे राजस्थान में खेतड़ी नामक जगह से। हड़प्पा सभ्यता में गोदीवाड़ा यानी डोकयार्ड कहाँ मिला है? ये मिला है लोथल में। धोलावीरा नगर कितने भागों में बटा हुआ था? तो ये 3 भागों में बटा हुआ था दोस्तों। हड़प्पा लिपि कैसी थी? हड़प्पा लिपि थी भाव चित्रात्मक। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी मैं 150 क्वेश्चंस कवर कर रही हूँ, इसलिए मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रही हूँ, बस मैं इसको बोल रही हूँ। आप इसको सुन लीजिए, आप एक बार सुन लेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। आप कहीं भी जा रहे हैं, रास्ते में कुछ काम कर रहे हैं, उस समय भी अगर आप ईयरफोन लगा के इसको सुन लेंगे तो सुनने से क्या होता है, हमारा माइंड एक्टिव हो जाता है और चीज़ें हमारे माइंड में रुक जाती हैं। तो कभी कभी क्या होता है, सुनी हुई चीज़ें हमें एकदम से एग्जाम में याद आ जाती हैं कि हमने वो ये चीज़ सुनी थी और उस क्वेश्चन का आंसर एकदम से आपको याद आ जाता है। तो ये, या तो फिर आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं इसकी PDF भी आपको अवेलेबल करा दूंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहाँ से आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसलिए चलिए, ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, आपको भी प्रॉब्लम होगी, इसलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा सभ्यता का अंत लगभग कब हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता का अंत माना जाता है कि 3900 वर्ष पूर्व हुआ था। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई है? तो ये हुई है वैदिक संस्कृत भाषा में। पुर शब्द का अर्थ वेदों में क्या है? पुर, किला को पुर कहा जाता था। वैदिक काल और महाजनपद पाठ शुरू करते हैं। ऋग्वेद में विष शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये हुआ है जनता या वैश्य के लिए। महापाषाण कब्रें कहाँ प्रसिद्ध थी? दक्षिण भारत और उत्तर पूर्व में। इना गांव किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है घोड़ नदी के किनारे। चरक संहिता के लेखक कौन थे? चरक संहिता के लेखक चरक ही थे दोस्तों। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोकने वाले को क्या करना पड़ता था? तो अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को अगर कोई रोकता था तो उसको राजा के साथ में युद्ध करना पड़ता था। वर्ण व्यवस्था के अनुसार वेदों के अध्ययन का अधिकार किसको नहीं था? तो शूद्रों और महिलाओं को वर्ण व्यवस्था के अनुसार वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। महाजनपदों की संख्या कितनी थी? महाजनपद 16 थे दोस्तों। मगध की पहली राजधानी क्या थी? राजगृह। मगध के किस शासक ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी? अजात शत्रु ने। दीर्घ निकाय किस धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है? तो दीर्घ निकाय बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है। वज्जी संघ की राजधानी क्या थी? वज्जी संघ की राजधानी थी वैशाली। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था दोस्तों, जो कि अभी नेपाल में है।
बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। बौद्ध धर्म के अनुसार दुखों का कारण क्या है? तो बौद्ध धर्म के अनुसार भगवान बुद्ध मानते हैं कि तृष्णा, लालसा यानी कि इच्छा जो है वो दुखों का मूल कारण है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? उपनिषद यानी कि गुरु के समीप बैठना, ये उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है। गार्गी कौन थी? गार्गी एक प्रसिद्ध स्त्री विचारक थी। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। महावीर स्वामी किस कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे? तो ये लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। जैन धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो उन्हें जैन कहा जाता था। बौद्ध संघ के नियम किस पुस्तक में लिखे हुए हैं? तो ये लिखे हुए हैं विनय पिटक में। मैंने आपको अपने पहली वाली वीडियो में बताया था कि इसके 3 भाग हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? तो उनका नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य थे। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? वो थी पाटलिपुत्र। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? तो इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज ने ही लिखी थी दोस्तों। अशोक के अभिलेख किस लिपि में थे? अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में थे। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ था। धम्म किस भाषा का शब्द है? तो धम्म जो है वो प्राकृत भाषा का शब्द है। अभी हमने जिक्र किया कि पुराने समय में आम लोगों की भाषा थी प्राकृत, तो इसीलिए उसी भाषा का ज़्यादातर यूज़ किया जाता था। जो अशोक के अभिलेख मिलते हैं वो भी प्राकृत भाषा में ही मिलते हैं। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किन किन अधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो उन्होंने धम्म महामत, क्या थे? धम्म महामत जो अधिकारी थे उनका काम था वो धम्म का प्रचार करें। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची का स्तूप स्थित है दोस्तों मध्य प्रदेश में। मौर्य प्रशासन में कर एकत्र करने वाले को क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था समाहर्ता। उसे कहा जाता था समाहर्ता। अमित्र घात किसे कहा जाता है? अमित्र घात बिंदुसार को कहा जाता है दोस्तों। अमित्रमय यानी कि शत्रु, तो शत्रु को जो मारने वाला है, समाप्त करने वाला है, ये उपाधि बिंदुसार को दी गई थी। लुम्बिनी गांव का धार्मिक कर किसने माफ किया था? तो ये किया था अशोक ने। कलिंग का आधुनिक नाम क्या है? कलिंग का आधुनिक नाम है ओडिशा। दक्षिण भारत में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? वेल्लला। साधारण हलवाओं को तमिल में क्या कहा जाता था? तो उन्हें कहा जाता था उणुवार। ग्राम भोजक कौन होता था? गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। संगम साहित्य की रचना कहाँ हुई? तो ये हुई थी मदुरई में। अरिकामेडु प्राचीन काल में क्या था? तो ये एक पत्तन था, पोर्ट यानी कि। जातक कथाएं किसके द्वारा संकलित की गई? ये बौद्ध भिक्षुओं द्वारा संकलित की गई। दक्षिण भारत में रोमन सिक्के कहाँ मिलते हैं? ये अरिकामेडु में मिलते हैं दोस्तों। कुषाणों की दूसरी राजधानी क्या थी? कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी। श्रेणी किसे कहा जाता है? व्यापारियों और शिल्पकारों का संगठन एक होता था, उसे श्रेणी कहा जाता था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले ये आविष्कार हुआ था चीन में। कनिष्क किस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था? तो कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का शासक था। देखिए, क से कनिष्क, क से कुषाण, ऐसे आप इसको लिंक करके याद कर सकते हैं। बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन थे? तो वो थे अश्वघोष। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? ये कनिष्क के ही शासनकाल में हुई थी। बौद्ध धर्म की नई धारा को क्या कहा गया? तो बौद्ध धर्म की 2 धाराएं हैं, हीनयान और महायान। तो जो नई धारा थी उसे महायान कहा गया। चीन यात्री फा शियन किसके काल में भारत आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। दोस्तों, ये जो चीनी यात्रियों का वर्णन है इसमें से एक क्वेश्चन 100% आता है, तो आप याद रखिए कि किस शासक के काल में कौन सा चीनी यात्री आया है। जैसे अभी हमने चर्चा की है कि जो मेगास्थनीज था वो खैर चीनी नहीं था, सॉरी, वो, लेकिन वो एक विदेशी यात्री था, उसका भी आ जाता है, वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। हेन सांग एक चीनी यात्री था जो कि हर्षवर्धन के काल में आया था। और अभी हमने पढ़ा कि फा शियन किसके काल में आया था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। तो ये जो कुछ विदेशी यात्री हैं जो कि भारत आए थे और उन्होंने भारत के बारे में कुछ लिखा है, किसी ने किताब लिखी है, किसी ने कुछ वर्णन किया है, उनका मिलता है। इसके बारे में क्वेश्चन ज़रूर 100% एक क्वेश्चन आता ही आता है यूपी टेट में, तो इसको प्लीज़ याद कर लीजिएगा। हेन सांग किसके शासनकाल में आया था? तो देखिए आगे ये क्वेश्चन आ गया, हर्षवर्धन के काल में आया था। भक्ति मार्ग की चर्चा किस ग्रंथ में है? भक्ति मार्ग की चर्चा भगवत गीता में है। दक्षिण भारत में 7 वाहनों का प्रमुख शासक कौन था? तो ये गौतमी पुत्र श्री शातकर्णी थे। दक्षिण भारत में 7 वाहनों का प्रमुख शासक कौन था? तो ये थे गौतमी पुत्र श्री शातकर्णी। मुवेंदवार शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है 3 मुखिया, चोल, चेर और पांडे।
सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो ये था कुषाण। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, नए साम्राज्य और राज्य। समुद्रगुप्त की वीरता का वर्णन कहाँ मिलता है? तो इनकी वीरता का वर्णन मिलता है प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो ये थे हरिसेन। गुप्त वंश का पहला शासक जिसने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी वो था चंद्रगुप्त प्रथम। किस गुप्त शासक को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रम संवत की शुरुआत की थी। कालिदास किसके दरबार में थे? कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के ही दरबार में थे। हर्षवर्धन ने कितने वर्ष पहले शासन किया था? तो हर्षवर्धन का शासन जो था आज से लगभग 1400 वर्ष पहले था। हर्ष की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी है? बाणभट्ट ने। नर्मदा नदी पर हर्ष को किसने रोका था? तो नर्मदा नदी पर हर्ष को रोका था पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का राजा था? ये चालुक्य वंश का राजा था। पल्लवों की राजधानी क्या थी? पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी थी एहोल। नगरम का क्या अर्थ था? व्यापारियों का एक संगठन था, उसका नाम था नगरम। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन हैं? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक हैं कालिदास। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि शिल्पकारों का एक संगठन था, उसका क्या नाम था? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपको याद आता है तो। गुप्त काल में गुप्त काल में सार्थवाह का क्या अर्थ था? तो ये व्यापारी जो कारवां होते थे उनका नेता होता था। कारवां यानी कि जो व्यापारी कभी एक स्थान पर व्यापार करते हैं, कभी दूसरे स्थान पर व्यापार करते हैं, तो वो ग्रुप बना के चलते थे, समूह में वो लोग चलते थे, उसे कारवां कहा जाता था। तो उस कारवां का जो नेता होता था उसे सार्थवाह कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इमारतें, चित्र और किताबों के बारे में पढ़ लेते हैं। मेहरौली का लौह स्तंभ कहाँ है? दिल्ली में। लौह स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? ये ऊंचाई है 7.2 मीटर यानी कि 7.2 मीटर। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या है? स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला। स्तूप के चारों ओर वृत्ताकार पथ को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रदक्षिणा पथ। ये क्वेश्चन आ चुका है यूपी टेट में पहले भी, इसको याद रखिएगा। उसे कहते हैं प्रदक्षिणा पथ। अमरावती क्यों प्रसिद्ध है? अमरावती भव्य स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। अजंता की गुफाओं के चित्र किसके द्वारा बनाए गए? ये बनाए गए बौद्ध भिक्षुओं द्वारा। आर्यभट्टियम पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है आर्यभट्ट ने। आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? तो ये थे चरक और सुश्रुत। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है बच्चों, याद रखिएगा। शिल्पपादिकारम क्या है? तो ये एक तमिल महाकाव्य है। मणमेखलाई के लेखक कौन थे? मणमेखलाई के लेखक थे सतनार। रामायण के रचयिता महाकवि वाल्मीकि थे। महाभारत के रचयिता कौन थे? महाभारत के रचयिता वेदव्यास हैं। शून्य का आविष्कार कहाँ हुआ है? शून्य का आविष्कार भारत में हुआ है और ये किया है आर्यभट्ट ने। कागज़ का आविष्कार किसने किया? कागज़ का आविष्कार काई लून ने किया और चीन में हुआ है। पांडुलिपि किस भाषा में लिखी जाती थी? तो पांडुलिपि लिखी जाती थी संस्कृत, प्राकृत और तमिल भाषा में। पूरा पाषाण का स्थल हुसंगी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में। कोटालियम नवपाषाण स्थल कहाँ है? ये तुर्की में है। सिंधु सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी और पशुपति की। पुर और यदु शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किसके लिए हुआ है? पुर और यदु शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में जन लोगों के लिए हुआ है। जन यानी कि लोगों के लिए हुआ है, यानी कि जनता के लिए हुआ है। चरक ने मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां बताई थी? तो चरक ने मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां बताई थी। दक्षिण पथ के स्वामी कौन कहलाते थे? तो ये कहलाते थे सातवाहन। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे? सांख्य दर्शन के प्रणेता थे कपिल। न्याय दर्शन के प्रणेता ऋषि गौतम माने जाते हैं। योग दर्शन के प्रणेता पतंजलि। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कणाद। पूर्व मीमांसा के प्रणेता जैमिनी। उत्तर मीमांसा के प्रणेता व्यास। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? तो जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्यक यानी कि सच्चा। कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो यह है सोमदेव। पंचतंत्र के लेखक कौन है? यह है विष्णु शर्मा। खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने पृथ्वी के घूमने का कारण क्या बताया था? तो उन्होंने बताया था कि जो पृथ्वी है वो धुरी पर घूर्णन करती है। मेहरगढ़ में कपास की खेती कब शुरू हुई? मेहरगढ़ में कपास की खेती शुरू हुई थी 7000 वर्ष पूर्व। हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह वो कौन सा था? लोथल। ये गुजरात में है। दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? देवगढ़, उत्तर प्रदेश में। पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को किसने हराया था?
तो ये हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। काफ़ी बहादुर लग रहे हैं ये। इन्होंने हर्षवर्धन को रोका, फिर अब ये पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को हराया। लगता है बाहुबली टाइप थे। प्राचीन में श्रेणी का कार्य क्या था? प्रशिक्षण देना और बैंक का कार्य श्रेणी एक संस्था थी, वो करती थी। बुद्ध चरित्र किस भाषा में लिखी गई है? तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। बोधिसत्व क्या है? ज्ञान की प्राप्ति के बाद एकांतवास करने वाले व्यक्ति को बोधिसत्व कहा जाता है। महापाषाण काल में मृतकों के साथ क्या दफनाया जाता था? तो वहाँ पे उनके साथ लोहे के औजार और काले लाल बर्तन दफनाए जाते थे। ऋग्वैदिक काल में पुरोहित को क्या कहा जाता था? तो ऋग्वैदिक काल में पुरोहित को कहा जाता था ब्राह्मण। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने 150 प्रश्न बताए हैं। आप इनको अगर चाहेंगे आप, मैं तो कहूँगी ज़रूर आप इनके नोट्स बना लीजिए, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को सामने से बुक से पढ़ते हैं या लिखे हुए को पढ़ते हैं तो हमें इतने अच्छे से याद नहीं होता, लेकिन जब हम किसी चीज़ को सुन लेते हैं और फिर लिखते हैं और अपने लिखे हुए को याद करते हैं तो हमारा दिमाग ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो अगर आप नोट्स बनाते हैं तो कॉपी पेन लेकर बैठिए और प्लीज़ इसको सबको नोट करिए, नोट करते जाइए। तो उससे क्या होगा, आपका माइंड जो है वो 2 बार काम करेगा। एक बार जो मैं बोल रही हूँ वो सुनेगा, फिर जो आपने लिखा है जब आप उसको रिवाइज करेंगे तो आपको एकदम रट जाएगा, अपने दिमाग में छप जाएगी वो चीज़ें। जैसे ही एग्जाम हॉल में आप पहुँचेंगे और क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आपको तुरंत उसका आंसर मिल जाएगा, आपको ऑप्शन भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरी बात मानिए, नोट्स बनाइए, वो सबसे बेटर है, क्योंकि मैंने हमेशा नोट्स बना के अपनी पढ़ाई की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में पुरोहित को क्या कहा जाता था? ऋग्वैदिक काल में पुरोहित को कहा जाता था ब्राह्मण। बिंबिसार किस वंश का शासक था? तो ये था हर्यक वंश। अजातशत्रु के पुत्र का नाम क्या था? अजातशत्रु के पुत्र का नाम था उदयन। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। अग्निदेव को ऋग्वेद में क्या माना गया है? तो अग्निदेव को ऋग्वेद में माना गया है आग के देवता। ये तो शब्द से ही पता चल रहा है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे? तो वो घोड़ा। लेकिन इस पर थोड़ा विवाद है, लेकिन एनसीईआरटी बुक के अनुसार अगर हम देखें तो वो घोड़ा ही उसका सही है। गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते हैं? तो गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि अभी फिलहाल के समय में किस देश की जो मुद्रा है वो दिनार है। सुश्रुत संहिता किस विषय से संबंधित है? तो ये शल्य चिकित्सा से संबंधित, यानी कि सर्जरी से संबंधित, ऑपरेशन से रिलेटेड है। इतिहास का जनक किसे कहते हैं? इतिहास का जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। वैसे तो ये क्वेश्चन सबसे पहले आना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अंत में आया, लेकिन आ गया, देर आए दुरुस्त है। चलिए यहाँ हमारे खत्म होते हैं 150 प्रश्न इतिहास के, प्राचीन इतिहास से संबंधित 150 प्रश्न। इससे पहले मैंने 30 क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनकी 3 वीडियो अलग अलग बनाई है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और ये पार्ट 4 है। और इस वीडियो को मिला के इन 4 वीडियोज़ में हमारा प्राचीन इतिहास पूरी तरह से कवर हो चुका है। वो छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, ये थोड़ी बड़ी है, लेकिन ये वीडियो आपके रिविजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और ये आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। इसलिए अब आप कोशिश कीजिए, कोशिश क्या कीजिए, पूरी मेहनत लगाकर अपनी तैयारी में लग जाइए। और नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।